Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter from Hornbill, chapter number 2. We are not afraid to die if we all can be together. तो ये चैप्टर हम लोग काफ़ी आगे तक अपने टेक्स्ट बुक से ये चैप्टर हम लोग काफ़ी आगे तक पढ़ चुके हैं. अभी भी आपके सामने टेक्स्ट बुक है जिसमें हम लोगों ने ये देखो ये चैप्टर शुरू हुआ था 1-2 पेजेस से ज़्यादा हम लोगों ने इस चैप्टर को ये चैप्टर यहाँ शुरू हुआ था. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड इसके टेक्स्ट को हम लोग पढ़ रहे थे. और हम लोग अपने प्रीवियस क्लास तक जो है वो यहाँ तक इस पैराग्राफ तक ये जो वर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ तक हम लोग इसको पढ़े हैं और शुरू से पढ़े हैं. और हर चीज़ का, हर टर्म का मीनिंग क्या है, कहानी किस बारे में चल रहा है, ये सब हम लोग बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं. तो आप अगर बीच से कोई चीज़ समझना चाहिएगा तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होगा. तो आपको एकदम बिगिनिंग से आपको कहानी स्टोरी में चैप्टर में एकदम लेक्चर नंबर 1 से आप लोगों को इनिशिएट करना होगा, शुरू करना होगा, ताकि आप लोग उसके बाद फिर आप जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा तो ये अगर थोड़ा सा भी ऑनेस्टी 50% ऑनेस्टी भी अगर आप बरत दें तो अपने तरफ से दें अगर, तो फिर ये सब चीज़ें जो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं जिनको पढ़ने के लिए, जिनको समझने के लिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अच्छे स्टूडेंट्स भी जो हैं, वो टेक्स्ट बुक के लिए, पढ़ने के लिए और समझने के लिए डिपेंड करते हैं टीचर पर. डिपेंडेंसी का एक कारण होता है नए वर्ड मीनिंग्स, नए वर्ड्स और नए टर्म्स. तो वो जब पढ़ते हैं बच्चे अपने से कभी, तो वो टर्म उनके दिमाग से बाउंस कर जाता है. और जिस तरह का इंग्लिश लिखा हुआ रहता है, जैसे आपके स्टोरी में, इसी स्टोरी में ले लें या किसी भी स्टोरी में ले लें, चैप्टर में ले लें, तो सबके ऑथर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है. कोई अमेरिकन होता है, कोई इंडियन होता है, कोई स्विस ऑथर होता है, अलग अलग जगह के ऑथर होते हैं. तो उन ऑथर्स का इंग्लिश जो है वो सब का ना बहुत डिफरेंट होता है. आप लोग को क्लास 1-2 से लेकर के क्लास 10 तक जो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है उसमें ध्यान दीजिएगा कि हर बार टेक्स्ट बुक में कहानी बदलता तो है ही, लेकिन कहानी बदलना मेन मकसद नहीं रहता. मेन मकसद रहता है नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना. मतलब कि अगर आप क्लास 3rd से 4th में जाते हैं, 5th से 6th में जाते हैं, 8th से 9 में जाते हैं, तो आपका वर्ड पावर भी अपग्रेड होना चाहिए. इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वर्ड्स को एकदम ये करके और हार मान करके वो टीचर पे डिपेंड करते हैं. कुछ बच्चे जो हैं वो टेक्स्ट बुक को सामने रख करके और डिक्शनरी भी रख लेते हैं. और आजकल डिक्शनरी का ज़रूरत तो है नहीं, नेट के थ्रू, गूगल के थ्रू
वो लोग उन वर्ड्स को, जो वर्ड्स उनको नहीं समझ में आते हैं, अनजान हैं, वो उन वर्ड्स को सर्च करते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर वर्ड्स को सर्च किया जाए तो उसका कोई एक मीनिंग नहीं निकलता है इंग्लिश वर्ड का। ये इंग्लिश लैंग्वेज का अपना एक यूनिकनेस समझ लो, या जो भी उसको आप उसका कमज़ोरी समझो, उसको पॉजिटिव व्यू से देखो या नेगेटिव व्यू से देखो। इंग्लिश लैंग्वेज में हर वर्ड, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, मैक्सिमम वर्ड्स, जिनका मीनिंग उस वर्ड को इस्तेमाल किए गए वाक्य के अनुसार निकलता है। मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। अब सेंटेंस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर उस तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ तो समझ ही जाते हैं, लेकिन कुछ ब्लंडर भी कर देते हैं उसमें। मतलब मीनिंग क्या निकालना चाहिए, वो हिंदी में क्या निकाल करके उसका मीनिंग पड़ रहा है। तो इस चैप्टर को डील करते वक्त मैंने एक बार पहले भी आपको बोला है कि ये चैप्टर में समुद्री यात्रा का वर्णन है ना, वही डिस्क्रिप्शन है, वॉयज है, ट्रेवलॉग है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो वॉयज में, समुद्री यात्रा में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो शिप्स से जुड़े हुए हैं, जो बोट्स से जुड़े हुए हैं, जो सेलिंग से जुड़े हुए हैं, नाव चलाने के से जुड़े हुए हैं। तो उन टर्म्स को थोड़ा पकड़ना ज़रूरी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम लोग स्पेशली नॉर्थ इंडियंस और इस तरह के जगह के निवासी लोग, जो लोग को समुद्र और समुद्री यात्रा का ज़्यादा अनुभव नहीं मिल पाया है, क्योंकि वो लोग वैसे जगह पे नहीं रहे जहाँ पे ऐसा कभी उनको ज़रूरत पड़ा हो। हम लोग ट्रेन से सफ़र किए हैं, हम लोग बस से सफ़र किए हैं, हम लोग रोडवेज़ से सफ़र किए हैं, एयरवेज़ से सफ़र किए हैं। इसीलिए कुछ नए नए वर्ड्स यहाँ आए थे। जैसे अगर किसी को याद हो, मैं ये बता चुका हूँ कि एक वर्ड आया था मास्ट, MAST। अब मास्ट वर्ड वही जानेगा ना जो कि सी जर्नी किया हो। तो ऐसा नहीं है कि मास्ट वर्ड का मीनिंग आप नहीं जानते हैं तो आप बहुत कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश में, है ना। लेकिन अगर आप ट्रैफिक लाइट का मतलब नहीं जानते हैं, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल का मतलब नहीं जानते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब नहीं जानते हैं, तब हम बोलेंगे कि आप कमज़ोर हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें आपके डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व हैं, मगर मास्ट आपके डे टू डे लाइफ में नहीं है इन्वॉल्व। तो उसके लिए उसको सीखना है, सीखने की दृष्टिकोण से लेना है, ठीक है। ह्यूमिलिएशन फील नहीं करना है, क्योंकि ऐसा बहुत कॉमन वर्ड इसमें नहीं है जो सबके पल्ले पड़ जाए। कारण मैंने बताया कि ये एक सी जर्नी है और ऐसे लोग जो जिनको कभी सी जर्नी का मौका नहीं मिला, जिन्होंने कभी किया नहीं, वो लोग के लिए ये सारी चीज़ें
अनजान लगेंगी, पर उनको सीखना है। ये नहीं समझना है कि अंग्रेज़ी कमज़ोर है इसीलिए हम नहीं जानते हैं। जैसे एक वर्ड आया था यहाँ जिब, JIB, इसी चैप्टर में। अगर आप मास्ट वर्ड अगर आपके लिए नया है इतना पढ़ने के बाद, और जिब वर्ड अगर आपके लिए नया है, नहीं जानते हैं अगर आप अभी तक, ये वीडियोस पूरा देखने के बाद, प्रीवियस वीडियोस भी देखने के बाद, तब इसका मतलब है कि आपको पहले का वीडियोस पहले जाके देखना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन किया है कि मास्ट क्या होता है, जिब क्या होता है, पूरा पिक्स वगैरह दिखा करके भी एक्सप्लेन किया है। तो कुछ टिपिकल वर्ड्स तो हैं इसमें, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स भी हैं जो कि हर जगह यूज़ होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में ही इसका मीनिंग बताया था, जाइजेंटिक। अब ये जाइजेंटिक वर्ड जो है वो कॉमन वर्ड है, उसका पता होना चाहिए। ये नहीं जानते हैं आप अगर, तब आप थोड़े वीकर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैंने मीनिंग इसका बता दिया है, अगर आप सीखेंगे, उसको याद रखेंगे, तो आप अपना ग्रेड ऊपर कर सकेंगे। ये लोग कहानी में, ये लोग हमारे नरेटर जो हैं, और गॉर्डन कुक जो हमारे नरेटर हैं, और अपनी फैमिली के साथ वो एक जर्नी पे निकलते हैं। जर्नी का एक बहुत बड़ा मकसद था, उसका बैकग्राउंड कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किए गए जर्नी से था, जो 1768 में किया था उन्होंने। उसी को रिपीट करना चाहते थे, मतलब कंपटीशन की भावना से कम समझना, ठीक है। ये नहीं समझना कि एकदम कंपटीशन वाला भावना था कि वो किया था तो हम भी क्यों नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हैं, बोला ना, बड़े लोगों के द्वारा किए गए अचीवमेंट को चैलेंज नहीं करते हैं, वो उनके अचीवमेंट का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और वो उनके द्वारा किए गए अचीवमेंट को दोहरा करके एक तरह से उनको, जिन्होंने ये अचीवमेंट किया था, उनको वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। तो ये मत कभी दिमाग में रखना कि गॉर्डन कुक जो वर्ल्ड जर्नी जो लगाने का सोचा था कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया हुआ, पहले से जो है 200 साल पहले, मैंने पहले भी कहा है कि ये मत समझना कि उन लोगों में कोई इस भावना से कि इसका रिकॉर्ड हम तोड़ के रहेंगे, इस भावना से नहीं। मैंने यूज़ किया है वर्ड इंस्पिरेशन। सोचो, इसको समझो कि गॉर्डन कुक के इंस्पिरेशन थे कैप्टन जेम्स कुक। गॉर्डन कुक कैप्टन जेम्स कुक को अपना इंस्पिरेशन मानते थे, मतलब कि वो उससे प्रभावित थे। एक तरह से समझ लो कि वो उसको अपना गुरु मानते थे। तो चैलेंज नहीं कर रहे थे उनको, बस क्या है कि उनके अगर आप मान लीजिए किसी आप बहुत बड़े आर्टिस्ट को अपना गुरु मानते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आप अपने गुरु को सबसे अच्छा भेंट ये दे सकते हैं
कि आप उनसे इंस्पायर होकर के कोई ऐसा काम करें जिससे आपके गुरु को भी, आपके इंस्पिरेशन को भी आप पर गर्व महसूस हो। जैसे अगर किसी का, मान लो आपके टीचर्स ही हैं, या तो मान लो आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं, कोई सिबलिंग है, आपके बड़े भाई ने या बड़ी बहन ने, है ना, 10th क्लास में अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में या 12th क्लास में हायर सेकेंडरी बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर 90% स्कोर किया है और आप उसके छोटे भाई हैं या छोटे बहन हैं आप, तो अगर एल्डर ने, बड़े भाई या बड़े सिस्टर ने अगर 90% स्कोर किया है, तो क्या आप ईर्ष्या करोगे? क्या आप जलोगे अपने भाई बहन के द्वारा स्कोर किए गए इतने अच्छे मार्क्स से? नहीं। आप क्या करोगे कि आप पर एक, आपके लिए आपका वो रिलेटिव आपके लिए एक प्रेरणा बन जाएगा, आप उससे इंस्पायर हो जाएंगे और इंस्पायर हो करके आप उनके जैसा महान काम करना चाहेंगे। इंस्पायर हो करके, जलनशीलता में नहीं, कंपटीशन करने के लिए नहीं, इंस्पिरेशन से। तो गॉर्डन कुक इंस्पायर हो करके जो कैप्टन जेम्स कुक से, और वो निकलते हैं वॉयज पे। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ से निकले थे, कितना किलोमीटर का पूरा वॉयज था, कहाँ तक फैमिली लोग गए, कहाँ पे 25 दिसंबर मनाया गया, किस जगह पे, किस जगह से कितनी दूर, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। कहाँ से उन लोगों ने अपने टीम में 2 और क्रूमैन को शामिल किया, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्रूमैन को शामिल करने के पीछे कारण क्या था, आगे ऐसा क्या, कहाँ से जाने वाले थे वो, कहाँ से गुजरने वाले थे, वहाँ कैसा हालात रहता था, जो इनको 2 असिस्टेंट, समझिए आप, का ज़रूरत पड़ा। उसके बाद इसमें फिर ये भी बताया गया कि, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि मौसम जो है वो ख़राब हो चला था अब, और ये लोग ख़राब मौसम में भी 25 दिसंबर का अपना न्यू ईयर जो वो लोग मनाते हैं, वो उन्होंने सेलिब्रेट किया विद अ क्रिसमस ट्री। और ये लोग उम्मीद कर रहे थे, सोच रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि मौसम में बदलाव होगा। ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ बनाया है, ध्यान दो थोड़ा। यहाँ लिख रहा है, बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून। रीजन्ड मतलब मैंने आपको बताया, उम्मीद करना या सोचना। और फिर यहाँ एक वर्ड आया, वर्स। इसको भी हम बताए थे कि इससे मिलता जुलता या इसी का एक रूप होता है ना, जिसमें ई के जगह टी लगता है, वर्स्ट।
तो वर्स्ट और वर्स में दिक्कत फ़र्क है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप बीच से कहीं से देखना शुरू किए हैं लेक्चर। अगर आप देखे हैं और याद नहीं आ रहा है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वापस वहाँ उस लेक्चर में जहाँ मैंने इस वर्स का मतलब बताया, इसी के पहले वाले लेक्चर में बताया है। वहाँ जा कर के देखिए, सुनिए। तो वो लोग ये उम्मीद कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि मौसम में बदलाव होगा। इनकी उम्मीद तो पॉजिटिव बदलाव की थी और उसके आगे लिखा है एंड इट डिड चेंज। इट मतलब यहाँ वेदर, कि उनके अनुमान के अनुसार क्लाइमेट बदला जरूर, लेकिन अच्छा होने के जगह पहले के मुकाबले और ख़राब हो गया मौसम, समुद्र का मौसम। तो उसके लिए पहले के मुकाबले ख़राब होना, उसके लिए वर्स लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि 25 दिसंबर हुआ, फिर न्यू ईयर भी आ गया। उसके बाद हम लोगों ने 2 जनवरी, ये पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे। ये पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन पढ़ रहे थे ये पैराग्राफ, जिसमें देखो मैंने जाइजेंटिक वर्ड का मतलब बता दिया था, जिब वर्ड का मतलब बता दिया था, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला था 8 नॉट्स, इसका मतलब बता दिया था नॉट्स क्या होता है। फिर ये भी हम लोग पढ़े थे एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस, ये भी पढ़े थे स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे। जिन लोगों को दिक्कत है कि कब पढ़े थे, क्या मतलब है, तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए। was painful to the ears to slow the boat down, we dropped the storm jib, ये भी हम लोग पढ़े थे। and lashed, अब ये lashed वर्ड का मतलब भी हम बहुत अच्छे से बताए। फिर है हेवी मूरिंग रोप, अब मूरिंग रोप का भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ठीक है, किसको बोला जाता है। अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न वर्ड का भी मीनिंग हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। और यहाँ तक पढ़े थे अपने प्रीवियस वीडियो में। इसको अगर हम आपको नोट्स में दिखाना चाहें, जो नोट्स मैं देता हूँ वर्ड मीनिंग्स के साथ, तो आप देख लीजिए, है ना। डॉन का मतलब लिखा हुआ है मॉर्निंग, डेट क्या था 2 जनवरी। समुद्री लहर जाइजेंटिक मतलब बहुत बड़े हो गए, ह्यूज। उसके बाद एक ही स्टॉर्म जिब के साथ ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। जिब का मतलब क्या होता है ये देखो यहाँ लिखे हैं, और मैंने आपको पिक भी दिखाया है, पिक्चर भी, फोटो भी दिखाया है जिब किसको बोलते हैं। अब मैं हर बार वो रिपीट करके नहीं दिखा सकता, तो अगर आप भूल गए या अगर आप नहीं जानते हैं कि जिब किसको बोला जाता है भाई, तो आपको प्रीवियस वीडियोस को देखना पड़ेगा, वहाँ मैंने सब दिखाया है, पिक्स में भी दिखाया है, ठीक है। उसके बाद है 8 नॉट्स, तो नॉट का मतलब मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि नॉट जो है वो समुद्र में मतलब पानी में या फिर एयर में, एयर स्पेस में ट्रैवल करने का स्पीड का यूनिट है। जैसे हम लोग किलोमीटर में करते हैं ना, माइल में करते हैं ना, कि आई वॉज ड्राइविंग
110 किलोमीटर्स पर आवर, मैं 110 किलोमीटर पर आवर के प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तो ये जो हम लोग रास्ता में किलोमीटर पर आवर में बोलते हैं, बस उसी को पानी में बोला जाता है नॉट्स पर आवर। किलोमीटर की जगह क्या हो गया? नॉट्स। तो नॉट और किलोमीटर तुम इक्विवेलेंट समझ लो, यूनिट है। तो 8 नॉट्स किलोमीटर के हिसाब से वो लोग चल रहे थे। और जब उनका बोट का नाम याद है, अगर नहीं याद है तो वो लोग पहले याद कर लो, स्पेलिंग भी देख लो। उनका बोट जो है वो समुद्र के लहरों में जब सबसे टॉप पे चला जाता था, मतलब लहर के सबसे ऊंचे वाले स्थान पे जाता था, तो उनका विजिबिलिटी बढ़ जाता था, दूर तक देख पाते थे समुद्र में। और दूर तक देखते थे तो क्या दिखता था उनको? दिस इज इंपॉर्टेंट, पढ़ा चुके हैं। दूर तक दिखता था तो क्या देखा उन लोगों ने? देखा, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। दूर तक दिखाई पड़ता था कि जहां तक दिखाई पड़ रहा है वहां तक अनंत बहुत बड़ा समुद्र की लहरें वो रोल करते हुए, रोलिंग मतलब सब कोई जानता है, थोड़ा सा खाली दिमाग नहीं लगाता है तो नहीं समझ पाएगा। रोल सब कोई करते हैं, ऐसे घूमना, रोल करना। तो उनको ऊपर से दिखाई पड़ रहा था जब वो टॉप पे चले जाते थे। उनका बोट जब टॉप पे जाता था तो देखते थे कि उधर से अपोजिट साइड से पूरा का पूरा समुद्र उनकी तरफ रोल करता हुआ और बढ़ता चला आ रहा है। और वहाँ पे लाउड नॉइज़ हो रहा था, स्क्रीमिंग। किस चीज़ का नॉइज़? विंड का। इसके साथ एक और चीज़ थी कि पानी की छींटें इतने फोर्स के साथ इनके चेहरे पर पड़ रही थी कि लिखा है पेनफुल टू द ईयर्स। कान में साउंड जो है वो भी बहुत पेनफुल था। और उसके साथ साथ बारिश की पानी की बूंदें जो बहुत तेज़ गति से पड़ रही थी। इन दो रीजंस के वजह से इन्होंने लिखा है ईयर्स, पेनफुल टू द ईयर्स, कि ये दो चीज़ें इनको बहुत दर्द पहुंचा रही थी इनके कानों को। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।